रात के 12 बजे दो आदमी एक लड़की के साथ कार में दौड़ते हुए जा रहे थे। तीनों ने शराब पी हुई थी कि तभी उनकी कार के आगे वो भयानक सी सूरत वाली चुड़ैल आ जाती है। वो कार रोककर बाहर निकलते हैं कि तभी वो चुड़ैल उन दोनों आदमियों पे हमला कर देती है और अपने नाखूनों से उनकी छाती फाड़कर सारा खून पी जाती है। वो लड़की कार में बैठ ये सब देख रही है और बेहोश हो जाती है। इस सड़क पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपना नाम लिख दो, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन हमारी कहानी सुन रहे हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तरांचल का सुंदर पहाड़ी शहर नैनीताल, जहां रास्ते के जंगल में अक्सर ऐसे हादसे होते थे। कमाल की बात यह थी कि हादसे सिर्फ उन पुरुषों के साथ ही होते जो किसी कुंवारी लड़की के साथ होते थे। पुरुषों का तो वो चुड़ैल बेरहमी से कत्ल कर देती, लेकिन लड़कियों को कभी कुछ नहीं कहती। आसपास के लोगों को तो इस रास्ते का पता था। वे लोग अंधेरा होने के बाद कभी उस रास्ते से नहीं जाते थे, लेकिन दूर से आने वाले अक्सर वहां फंस जाते। ऐसे ही एक बार उन दोनों ने भी वहां से गुजरने का प्रोग्राम बनाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीरू और शिवम की। आज दोनों ने घर से भागने का प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि दोनों प्यार करने वालों के बीच जातिवाद की दीवार खड़ी है। नीरू ब्राह्मण परिवार से है तो शिवम क्षत्रिय। ऐसे में दोनों ही के घर वालों ने शादी से मना कर दिया। आज दोनों घर से भाग रहे हैं, जिसमें उनका साथ दे रहे हैं स्वीटी और नीतेश। चारों एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। नीरू और शिवम घर से पैसे जेवर भी ले आए हैं। स्वीटी और नीतेश भी पूरी तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। नीरू और शिवम, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, गाड़ी में निकल जाते हैं। वो रोज नए नए शहरों में जाते हैं। अब वो नैनीताल जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और निकल पड़ते हैं उसी खूनी रास्ते पर। उन्हें वहां तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वो रास्ते में एक जगह रुककर खाना खाते हैं और फिर उसी रास्ते पर निकल जाते हैं। आधी रात हो चुकी है, लेकिन नीरू और शिवम अपनी ही मस्ती में चले जा रहे हैं। दोनों ने नैनीताल में घूमने के सपने सजाए हुए हैं और उसके बाद घर जाकर घर वालों से माफी मांगने का सोचा है। नैनीताल में ही दोनों ने शादी करने का विचार बनाया है। चारों ओर घना जंगल है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। गाड़ी में तेज आवाज में गाने लगे हुए हैं कि तभी गाड़ी से कुछ टकराने की आवाज आती है। शिवम गाड़ी की ब्रेक लगाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि एक लड़की सफेद कपड़ों में पड़ी है। वो उसे देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि वो लड़की उसकी गाड़ी के नीचे आने से घायल हुई है। वो जैसे ही गाड़ी से उतरने लगता है, नीरू उसे मना करती है और कहती है कि नहीं शिवम, नीचे मत उतरो, चलो चलते हैं यहां से। लेकिन शिवम नहीं मानता और गाड़ी से उतर जाता है। वो उस लड़की के पास धीरे धीरे जाता है और देखता है कि वो बेहोश पड़ी है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। वो जैसे ही उसके पास जाकर उसे हिलाता है तो वो लड़की अपनी भयानक आंखें खोल लेती है। शिवम उसे देखकर अंदर तक डर जाता है और मुड़कर वापस जाने लगता है। वो जिस भी दिशा में जाना चाहे, उसे हर दिशा में वही भयानक चुड़ैल दिखाई दे रही है। शिवम चीख कर नीरू को आवाज लगाता है, नीरू, मुझे बचाओ। नीरू भी दूर से उस भयानक चुड़ैल को देख रही है। उसका भयानक चेहरा देखकर नीरू का शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। लेकिन जब शिवम उसे आवाज देता है तो वो कुछ होश में आती है और पूरी हिम्मत के साथ गाड़ी से बाहर आती है। दूसरी ओर वो भयानक चुड़ैल शिवम की तरफ बढ़ रही है। उसके लंबे लंबे नाखून, भयानक चेहरा, सफेद कपड़े और लंबे खुले बाल, उस पर उसकी भयानक हंसी। कोई भी रात को देख ले तो अंदर तक डर जाए। वो चुड़ैल शिवम को बोलती है कि तू क्या सोच रहा था कि तू इस लड़की को लेकर यहां से चला जाएगा और रूबी तुझे जाने देगी? कौन रूबी? मैं किसी रूबी को नहीं जानता। कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? प्लीज मुझे जाने दो। शिवम उस चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। कौन रूबी? तू मुझे नहीं जानता। मैं हूं रूबी, इस जंगल की महारानी। यहां कोई मेरी इजाजत के बिना आ जा नहीं सकता है। ये कहकर रूबी शिवम की ओर बढ़ने लगती है कि तभी पीछे से आकर नीरू उस चुड़ैल के सर पे जोर से एक बड़ा पत्थर मारती है। लेकिन ये क्या, पत्थर लगने से उसके सिर से खून निकलने तो लगता है, लेकिन वो जोर जोर से हंसने लगती है। अब नीरू हिम्मत करके शिवम और रूबी के बीच में आ जाती है। नीरू बोलती है, छोड़ दो हमें, प्लीज हमें जाने दो यहां से।
तू जा यहां से लड़की, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रूबी गुस्से में चिल्लाती है। अब वो शिवम को गर्दन से पकड़ लेती है। शिवम उस चुड़ैल से छूटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। नीरू एक बार फिर हिम्मत करके आगे आती है, लेकिन रूबी उसे दूर धक्का देती है। नीरू दूर जाकर गिरती है। अब उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बचती कि वो फिर से उठकर शिवम की मदद कर सके। वो दूर से ही मजबूर होकर अपने शिवम को मरते देख रही है। रूबी अपने दांत शिवम की गर्दन पे गाड़ देती है और उसका सारा खून पी जाती है। नीरू की आंखों में आंसू है। अब रूबी अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके बेजान पड़े शरीर को चीर देती है। उसके मुंह से शिवम का खून टपक रहा है। रूबी जोर जोर से हंस रही है। मैंने अपना बदला ले लिया, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। नीरू की आंखों के सामने उसके शिवम को इतनी बुरी तरह मार दिया जाता है। वो चीखें मार मार कर रो रही है, लेकिन वहां उसकी कौन सुनेगा। उसे एक एक पल शिवम के साथ बिताया हुआ याद आ रहा है। इतना भयानक मंजर देखकर नीरू बेहोश हो जाती है। नीरू को होश आता है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसके मम्मी पापा उसके पास ही खड़े हैं। वो अपनी माँ से शिवम के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि बेटा शिवम अब इस दुनिया में नहीं है। वो बुरी तरह रोने लगती है। तभी उसे रूबी का भयानक चेहरा याद आता है। वो चिल्लाने लगती है, माँ देखो सामने रूबी खड़ी है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। नीरू पागलों की तरह बोल रही है। नीरू की माँ सुनीता कहती है, नहीं बेटा सामने कोई नहीं है। नहीं माँ, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, उसने मेरे शिवम को भी मार डाला, अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। ऐसे बोलते बोलते नीरू फिर बेहोश हो जाती है। उसके दिमाग में रूबी का भयानक चेहरा डर बनकर बस चुका है। कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आ जाती है, लेकिन वो हर समय डरी और सहमी हुई रहती है। एक दिन उसकी सहेली स्वीटी उससे मिलने आती है। नीरू उसे देखकर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगती है और उसके गले लगकर बोलती है, स्वीटी, उसने मेरे शिवम को मार दिया, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। स्वीटी उसे दिलासा देती है, नीरू जो हुआ उसे भूल जा। अब शिवम को गए भी 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। तू भी उसकी यादों से बाहर निकल। जो हादसा तेरे साथ हुआ वो जगह यहां दिल्ली से बहुत दूर है। यहां कोई रूबी नहीं आ सकती है। लेकिन नीरू के दिमाग में तो रूबी का डर बैठ चुका है। वो हर समय डरी और सहमी हुई रहने लगती है। स्वीटी भी हर रोज नीरू से मिलने आती है। एक दिन उसे रास्ते में शिवम का दोस्त नीतेश मिलता है। वो उसे नीरू की तबीयत के बारे में सब बताती है। नीतेश भी स्वीटी के साथ नीरू को देखने उसके घर आता है। नीतेश नीरू की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। वो शांत मन से नीरू से उस रात की सारी बात पूछता है। नीरू भी उसे रूबी के बारे में सब बताती है। ये सब सुनकर नीतेश कहता है, नीरू, मुझे अपने मरे हुए दोस्त की कसम, मैं उस रूबी से बदला लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। नीतेश की बात सुनकर स्वीटी भी कहती है, नीतेश मैं भी तुम्हारे साथ हूं, हम दोनों का अब एक ही मकसद है। नीतेश कहता है, नहीं स्वीटी, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। स्वीटी नीतेश को समझाती है, शायद तुम नहीं जानते नीतेश कि मेरे पिताजी पुराने शिव मंदिर के बहुत बड़े पुरोहित हैं। उन्होंने ऐसे कई भूत प्रेतों को मुक्ति दिलवाई है। उनसे कुछ विद्या मैंने भी सीखी है, जो तुम्हारे और मेरे हम दोनों के काम आएगी। फिर हम तो उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलवाकर एक पुण्य का काम ही करेंगे ना। इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। नीतेश भी उसे साथ चलने के लिए हाँ कर देता है और अपने घर चला जाता है उनसे इजाजत लेने। नीतेश अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। उसके पापा शहर के जाने माने उद्योगपति हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। नीतेश घर जाता है, माँ को आवाज लगाता है। नीतेश की माँ आती है, क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे सुबह घूमने जाना है दोस्तों के साथ, मेरा सामान पैक कर दो, मैं कुछ दिनों में आऊंगा। नीतेश अपनी माँ नम्रता से कहता है कि तभी नीतेश के पापा राजेश सिंघानिया वहां आ जाते हैं। वो पूछते हैं, कहां जाने की तैयारी हो रही है हमारे बेटे की? नीतेश बताता है, पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहा हूं। राजेश अपने बेटे से कहते हैं, ठीक है जाओ, अपनी नई वाली गाड़ी ले जाना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमारी जान बसती है तुम में, अपना पूरा ख्याल रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो एक फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। नीतेश कहता है, जी पापा। नम्रता नीतेश और राजेश से कहती है, चलो पहले चलकर खाना खा लो।
फिर तीनों मिलकर डिनर करते हैं। कौन जाने आगे ये तीनों एक साथ कब खाना खाएंगे बैठकर। दूसरी ओर घर जाकर स्वीटी भी अपने पिताजी को सारी बात बताती है। वो उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बेटा तुम अच्छे काम से जा रहे हो, ईश्वर तुम्हें जरूर सफलता देंगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगले दिन सुबह ही नीतेश स्वीटी के घर आता है और उसे लेकर चल पड़ता है रूबी की ओर। रास्ते में नीतेश और स्वीटी बिल्कुल खामोश बैठे हैं कि तभी स्वीटी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूं, सिर्फ अपनी दोस्त की ऐसी हालत का बदला लेने, लेकिन तुम इसे कुछ गलत मत समझ लेना। नीतेश उसे मजाक में छेड़ता है, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा स्वीटी, लगता है तुम्हारे खुद के मन में ही कुछ है, तभी तो ऐसी बातें कर रही हो। स्वीटी कहती है, जी नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूं। तुम मुझे अकेली लड़की समझकर अबला ना समझ लो, इसीलिए कहा मैंने। उसकी बात सुनकर नीतेश जोर से हंसता है, तुम और अबला, तुम्हें देखकर तो वो रूबी भी डर जाएगी, नीतेश स्वीटी को कहता है। उसकी बातें सुनकर स्वीटी को गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि स्वीटी नीतेश को कुछ कहती, नीतेश गाड़ी की ब्रेक लगा देता है। स्वीटी नीतेश से पूछती है, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? नीतेश स्वीटी से कहता है, वो देखो सामने। स्वीटी सामने देखती है कि ठीक गाड़ी के सामने एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं। नीतेश और स्वीटी गाड़ी से उतरकर उनकी ओर जाते हैं और नीतेश उस लड़के को कहता है कि रमन यार, तू यहां कैसे? वो लड़का उसे बोलता है कि तूने क्या सोचा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेला चला जाएगा घूमने? मैं भी आ गया देख अपनी तमन्ना को लेकर। तभी स्वीटी गुस्से में बोलती है, एक्सक्यूज मी, मैं इस नीतेश की गर्लफ्रेंड नहीं हूं। तभी नीतेश स्वीटी की बात बीच में ही काटते हुए बोलता है, रमन यार, अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि इस चुड़ैल को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं। ये बात सुनकर स्वीटी भड़क जाती है, बोलती है, अगर मैं चुड़ैल हूं तो तुम भी किसी भूत से कम नहीं हो। इस तरह दोनों में बहस हो जाती है। तभी रमन उन्हें बीच में ही रोककर वहां जाने की वजह पूछता है और नीतेश उसे सारी बात बताता है। अब रमन कहता है, तो ठीक है ना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, एक साथ जाएंगे तो वो रूबी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की चाबी ड्राइवर को देकर एक ही गाड़ी में निकल जाते हैं रूबी से सामना करने। वे चारों निकल पड़े हैं एक खतरनाक रास्ते पे। कोई नहीं जानता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। रास्ते में नीतेश खामोश सा गाड़ी चला रहा है तो रमन उससे पूछता है, क्या बात है, तू इतना खामोश क्यों है? नीतेश जवाब देता है, मैं ये सोच रहा था कि तुम दोनों को साथ नहीं आना चाहिए था। रमन नीतेश से हैरानी के साथ पूछता है, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? नीतेश कहता है, वहां तुम दोनों की जान को खतरा हो सकता है रमन, और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। रमन भी एकदम से जवाब देता है, दोस्त भी कहता है और पराया भी कर दिया। हमने तो तेरे साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन जब तूने नीरू की हालत का बताया तो सच मान बहुत बुरा लगा उसके लिए। आगे आने वाले समय में ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसीलिए हम तेरी मदद करना चाहते हैं। बात रही तमन्ना की तो वो मुझसे अलग थोड़े ही है। मैं तेरे साथ अपनी दोस्ती निभा रहा हूं और वो मेरे साथ अपना प्यार। ऐसे ही चारों बातें करते नैनीताल की ओर बढ़ते हैं और शाम तक अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। शाम को वो उसी स्थान पे पहुंचते हैं जहां पे नीरू के साथ ये हादसा हुआ था। उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। तब वो गाड़ी में कुछ किलोमीटर आगे जाते हैं जहां उन्हें एक पुराना मंदिर दिखता है। वे लोग वहां पहुंच जाते हैं। मंदिर बहुत ही विशाल है और वहां पे भोलेनाथ की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। वे चारों वहां माथा टेकते हैं और वहां के पुजारी से उस जंगल के बारे में पूछते हैं। पुजारी उन्हें बताता है कि पहले ये जगह बिल्कुल शांत थी, लेकिन पिछले 20-25 सालों से यहां ऐसे हादसे होने लगे हैं। कमाल की बात यह है कि जो भी बुरी आत्मा ऐसा काम करती है वो सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाती है, वो भी उन पुरुषों को जो किसी कुंवारी लड़की के साथ होते हैं। लड़कियों को तो एक खरोंच तक नहीं आती है। ये बात सुनकर स्वीटी कहती है कि इससे ये बात तो साफ हो गई कि खतरा सिर्फ नीतेश और रमन को है, मुझे और तमन्ना को वहां कोई खतरा नहीं। पुजारी से इजाजत लेकर वो चारों वहीं रुक जाते हैं। रात का समय है, चारों भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। पुजारी उन्हें प्रसाद देता है और उन्हें आशीर्वाद भी देता है। चारों के माथे पर भोलेनाथ की मंत्रित भस्म लगाता है और थोड़ी भस्म एक पोटली में डालकर देता है। अब स्वीटी आगे आती है और 3 लाल रंग के धागे निकाल के उन तीनों को देती है। स्वीटी उन्हें कहती है
कि ये धागे मेरे पिताजी ने दिए हैं उस चुड़ैल से रक्षा करने के लिए। वो तीनों वो धागे पहन लेते हैं। बिल्कुल वैसा धागा स्वीटी के गले में भी है। वो चारों रात को उसी रास्ते पे निकल पड़ते हैं। चारों का मन अब डर से भरा हुआ है। तभी स्वीटी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है कि देखो, अगर किसी के मन में भी यहां आने का पछतावा है तो वो अभी भी वापस जा सकता है। वो मंदिर में रुक सकता है और वापसी में हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। तभी नीतेश गुस्से में बोलता है, क्यों एक तुम ही बहादुर हो क्या हम सब में? अगर तुम अपनी दोस्त की हालत का बदला लेने आई हो तो मुझे भी अपने सबसे अच्छे दोस्त शिवम की मौत का बदला लेना है। तभी रमन कहता है, मौज मस्ती अपनी जगह है, लेकिन जहां अपना दोस्त खतरे में हो वहां हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तमन्ना भी उनकी हां में हां मिलाती है। चारों उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां नीरू बेहोश मिली थी। नीतेश कहता है कि पुजारी जी ने तो यही जंगल बताया था, लेकिन यहां तो सब शांत है। उनकी गाड़ी घने जंगल में दौड़ रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि रूबी की नजरों से इस जंगल में कुछ नहीं बच पाया कभी। रूबी उन्हीं की गाड़ी की डिक्की में बैठी थी। थोड़ा आगे जाकर नीतेश को लगता है जैसे गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई हो। वो चाहकर भी ब्रेक नहीं लगा पा रहा था। नीतेश घबरा कर बोला, ये नई गाड़ी की ब्रेक कैसे फेल हो सकती है? वो चारों घबरा जाते हैं। तभी उन्हें गाड़ी में हंसने की बहुत भयानक आवाज आने लगती है। वो समझ जाते हैं कि रूबी उन्हीं की गाड़ी में बैठी है। नीतेश गाड़ी का संतुलन खो बैठता है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, लेकिन किसी को ज्यादा चोट नहीं आती है। रूबी उनके आगे आकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाकर बोलती है, मैं हूं रूबी, इस जंगल की महारानी। तुमने क्या सोचा कि मेरी नजरों से बचकर निकल जाओगे? नहीं बचोगे मुझसे। स्वीटी थोड़ी हिम्मत दिखाती है और आगे आकर रूबी से पूछती है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें मारना चाहती हो? रूबी बोलती है, तू चली जा लड़की, और इस लड़की को भी ले जा। मुझे तो सिर्फ इन दो मर्दों से बदला लेना है। स्वीटी कहती है, क्यों? इन दोनों ने ऐसा क्या किया है जो तुम इन्हें मारना चाहती हो? पहले हमें बताओ सब। रूबी गुस्से में कहती है कि क्योंकि यही मेरे दुश्मन हैं। ये कह के वो रमन की तरफ बढ़ती है कि तभी बीच में नीतेश आ जाता है। उसे देखकर रूबी की आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं। वो पागलों की तरह रोने लगती है। वो नीतेश को कहती है कि आखिर तू आज आ ही गया ना। मैं जानती थी मेरा सालों का इंतजार बेकार नहीं जा सकता। नीतेश उसकी बातें सुनकर बोलता है, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। रूबी ये बात सुनकर और भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तू मुझे नहीं जानता पापी, या ये कह कि मैं तुझे कभी नहीं जान पाई, लेकिन आज मैं तुझसे हर बात का बदला लूंगी। ये कहकर वो बाकी सबको भूल जाती है और नीतेश की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो नीतेश को उसकी गर्दन से पकड़ने लगती है तो उछलकर दूसरी ओर गिरती है। स्वीटी नीतेश को कहती है, नीतेश तुम्हारे गले में अभिमंत्रित धागा है, इसीलिए ये तुम्हें हाथ नहीं लगा पाई। वो चारों दौड़कर कार में आकर बैठ जाते हैं। तमन्ना उस चुड़ैल को देखकर इतना घबरा जाती है कि कार में बैठते ही बेहोश हो जाती है। रूबी अब गुस्से में उनकी कार की छत पे चढ़ जाती है और कहती है कि आज मैं तुझे किसी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। अब स्वीटी उन तीनों को कार में ही रहने को कहती है और खुद बाहर आती है। वो रूबी से कहती है कि तुम्हें इन लड़कों को ही क्यों मारना है, मुझे ये जानना है। तब रूबी कहती है कि नहीं, मुझे और किसी लड़के को नहीं मारना, मुझे सिर्फ इसी को मारना है जो गाड़ी चला रहा है। उसके बाद मैं हमेशा के लिए यहां से चली जाऊंगी। वो चारों गाड़ी में बैठ जाते हैं और रूबी गुस्से में चिल्लाती है कि मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। नीतेश गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी गाड़ी की छत पे चढ़ी लगातार गाड़ी को जोर जोर से लात मार के गाड़ी को हिलाए जा रही है। नीतेश काफी कोशिश करके गाड़ी को स्टार्ट करता है। रमन को स्वीटी भोलेनाथ की भस्म देती है जो मंदिर के पुजारी ने उन्हें दी थी। वो भस्म लेकर बाहर आता है और एक ही झटके में सारी भस्म रूबी पे छिड़क देता है, जिससे वो तड़प कर गायब हो जाती है। अब वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है। फिर वो चारों गाड़ी में बैठकर मंदिर की ओर चलते हैं। कमाल की बात ये कि उस जंगल से बाहर आके उनकी गाड़ी भी अपने आप ठीक हो जाती है। वो चारों मंदिर पहुंच जाते हैं। तब तक तमन्ना को भी होश आ जाता है और चारों मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां पुजारी उन चारों का इंतजार कर रहा है। वो पुजारी को सारी बात बताते हैं
कि तभी रमन पुजारी से कहता है कि बाबा, उस चुड़ैल का अंत हम सब ने कर दिया है। आपने जो भस्म दी थी वो मैंने उसके ऊपर छिड़क दी, जिससे वो तड़प कर गायब हो गई है। तभी पुजारी बोलते हैं कि अगर भस्म छिड़कने से ही उसका अंत होता तो मैं कब का कर चुका होता। रमन हैरानी से पूछता है, क्या मतलब है आपका बाबा? आप क्या कहना चाहते हैं कि चुड़ैल का अंत नहीं हुआ अभी? पुजारी बोलता है, हाँ, यही कह रहा हूं मैं। वो चुड़ैल इस भस्म से नष्ट नहीं हो सकती। उसकी शक्तियां समय के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। वो इस भस्म से सिर्फ कुछ समय के लिए गायब हुई है। तभी स्वीटी देखती है कि नीतेश खामोश सा एक तरफ खड़ा है। स्वीटी उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ नीतेश, तुम इतने खामोश क्यों हो? नीतेश चुप रहता है और वहां से जाने लगता है कि तभी स्वीटी उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। स्वीटी नीतेश से कहती है कि नीतेश, प्लीज मुझे बताओ, क्या हुआ तुम्हें? क्यों इतने खामोश हो? तभी वहां रमन और तमन्ना भी आ जाते हैं। तभी नीतेश कहता है, पता नहीं उस चुड़ैल का मुझसे क्या रिश्ता है। मुझे देखने के बाद उसकी आंखों से जो खून के आंसू बह रहे थे वो यूं ही नहीं थे। मुझे उसमें बहुत दर्द छुपा दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत दर्द दिया हो। बस स्वीटी, मैं इसी बारे में सोच रहा था। उसकी बात सुनकर स्वीटी सोच में पड़ जाती है और कहती है, नीतेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। वो तुमसे किस बात का बदला लेना चाहती है? तुमने ऐसा क्या किया है जो वो तुम्हारे पीछे पड़ी है? नीतेश कहता है, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। मैं तो यहां आया भी पहली बार हूं। क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो स्वीटी? स्वीटी कहती है, नहीं नीतेश, मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकती हूं। तभी रमन आगे आता है, यार तूने ये कैसे सोच लिया कि हम में से कोई भी तुझ पर शक कर सकता है? ये कहकर रमन नीतेश को गले लगा लेता है। स्वीटी और तमन्ना भी देख रही हैं उन दोनों की दोस्ती। अब नीतेश कहता है कि मैंने एक फैसला लिया है। रमन पूछता है, कैसा फैसला? नीतेश कहता है कि कल रात मैं अकेला रूबी से मिलने जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि वो मुझे क्यों मारना चाहती है, और अगर मेरे मरने से उसे मुक्ति मिलती हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। तभी स्वीटी गुस्से में बोलती है, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। हम एक साथ आए थे और जो करेंगे साथ ही करेंगे। तभी नीतेश कहता है कि नहीं, मैं रूबी से जानकर ही रहूंगा कि वो ये सब क्यों कर रही है, चाहे फिर जो भी हो। तुम सबको भी मेरी कसम है, तुम मुझे कल रात को वहां जाने से नहीं रोकोगे। मैं अब ये जानना चाहता हूं कि उसका मुझसे क्या रिश्ता है, और ये मैं किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करना चाहता हूं। ये कहकर नीतेश वहां से चला जाता है। रात का समय है। नीतेश मंदिर के आंगन में अकेला खड़ा है कि तभी वहां स्वीटी आती है। वो नीतेश से पूछती है कि नीतेश, तुम क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? नीतेश जवाब देता है, मैंने रूबी की आंखों में एक दर्द देखा है और मैं उस दर्द की वजह जानकर ही रहूंगा। स्वीटी कहती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जान खतरे में डालो। नीतेश उसे कहता है कि क्यों, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? स्वीटी उसे कहती है कि जब हमने ये सफर शुरू किया था तो हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानने लगी हूं। नीतेश उसकी बात से मुस्कुराने लगता है और जब स्वीटी वहां से जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। स्वीटी और नीतेश वहां बातें करने में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है। दूसरी तरफ रमन को अपने दोस्त नीतेश की चिंता सता रही है। वो सुबह होते ही नीतेश के पापा को फोन करता है और उन्हें सारी बात बता देता है। नीतेश के माँ बाप को जब सारी बात का पता चलता है तो वो दोनों गाड़ी निकाल के तभी नैनीताल की ओर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ स्वीटी अपने पिताजी को फोन पे सारी बात बताती है और वो उसे नीतेश का साथ देने को कहते हैं। वो कहते हैं, बेटी, मैंने आज तक तुझे जितनी भी विद्या सिखाई है उसका इम्तिहान देने का समय आ गया है। तुम नीतेश की रक्षा करोगी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। धीरे धीरे दिन बीत चुका है और फिर से एक और भयानक रात आने वाली है। पुजारी को जब नीतेश के फैसले का पता चलता है तो वो उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब रात हो चुकी है और नीतेश ज्यों ही मंदिर से अकेले जंगल जाने के लिए निकलने लगता है तभी स्वीटी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नीतेश,
मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नीतेश देखता है कि स्वीटी की आंखों में जिद और आत्मविश्वास भरा है। वो चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाता। अब नीतेश और स्वीटी फिर से निकल पड़ते हैं रूबी की ओर। दोनों खामोशी से गाड़ी में बैठे हैं। नीतेश स्वीटी से पूछता है कि तुमने मुझे अकेले क्यों नहीं जाने दिया। स्वीटी भी कहती है, क्योंकि वहां मेरी नहीं तुम्हारी जान को खतरा है, इसीलिए नहीं जाने दिया। नीतेश फिर कहता है, यही बात है या कुछ और? स्वीटी पूछती है, मतलब? कुछ नहीं, फिर बताऊंगा। नीतेश और स्वीटी थोड़ी देर में ही जंगल पहुंच जाते हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। तभी नीतेश स्वीटी से पूछता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? बताओ स्वीटी, कुछ बात है क्या मन में? स्वीटी कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है नीतेश, बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम चिंता मत करो स्वीटी, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। नीतेश स्वीटी को तसल्ली देता है। स्वीटी भी नीतेश का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देती है। दूसरी ओर नीतेश के माँ बाप नम्रता और राजेश सिंघानिया रमन से फोन पे पता पूछकर सीधे मंदिर आ जाते हैं। रमन और मंदिर का पुजारी उन दोनों के साथ उनकी गाड़ी में ही जंगल के लिए निकलते हैं। तमन्ना को रमन मंदिर ही छोड़ आता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। वो चारों भी अब नीतेश और स्वीटी के पीछे आ रहे हैं। दूसरी ओर अब नीतेश अपना हाथ स्वीटी से छुड़ाकर कहता है, स्वीटी मैं चलता हूं, अगर जिंदगी रही तो तुमसे बहुत सारी दिल की बातें करनी है। ये कहकर वो गाड़ी से बाहर आ जाता है। नीतेश जोर से चिल्लाता है, रूबी कहां हो तुम? लो मैं आ गया तुमसे मिलने। ठीक उसके पीछे रूबी खड़ी है। वो नीतेश से कहती है, क्यों चिल्ला रहा है? मैं तो सालों से तेरा इंतजार कर रही हूं, यहां देख पीछे मुड़ के। नीतेश मुड़कर रूबी की ओर देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। वो धीरे धीरे नीतेश की ओर बढ़ने लगती है। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा है। ऐसा लगता है मानो आज वो नीतेश को बहुत भयानक मौत देगी। नीतेश खुद भी उसका भयानक चेहरा देखकर घबरा जाता है। जैसे जैसे रूबी उसकी ओर बढ़ रही है वैसे वैसे नीतेश के कदम पीछे हो रहे हैं। स्वीटी की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। अब नीतेश आत्मविश्वास के साथ एक जगह रुक जाता है और रूबी से पूछता है कि रूबी तुम आज मुझे खत्म करने जा रही हो, लेकिन पहले सिर्फ एक बार मुझे मेरी गलती तो बता दो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ऐसा मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे या और पुरुषों से इतनी नफरत करती हो। सिर्फ एक बार मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। रूबी उसकी बातें सुनकर रुक जाती है और कहती है, तू सब जानता है। तूने क्या समझा कि मैं फिर से तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी? अब मैं वो सीधी सादी लड़की नहीं हूं। ये कहकर वो नीतेश की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो नीतेश को हाथ लगाने लगती है कि तभी वो उसे हाथ लगाते ही दूर जाकर गिरती है। ये सब देखकर नीतेश हैरान हो जाता है कि तभी स्वीटी गाड़ी से बाहर आती है और कहती है, नीतेश, जो मेरे पिताजी ने धागे दिए थे वो तुम्हारे गले में है, और जब तक वो तुम्हारे गले में है ये चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात पिताजी ने मुझे आज फोन पे बताई थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहां भेजने को राजी हो गई थी। नीतेश कहता है, स्वीटी, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं अब इस रहस्य को जानना चाहता हूं कि रूबी को मुझसे इतनी नफरत क्यों है। ये कहकर वो खुद जैसे ही रूबी की तरफ चला जाने लगता है कि तभी स्वीटी उसका हाथ पकड़कर रोकती है और गले से लगा लेती है। स्वीटी कहती है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी नीतेश। नीतेश उसे खुद से दूर करके रूबी की तरफ बढ़ता है। रूबी भी अब संभल गई है। वो अब और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है, तुझे क्या लगता है कि ये धागे तुझे बचा लेंगे? नहीं, इस बार मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तभी नीतेश कहता है, मैं खुद ये धागा उतार देता हूं। अगर मुझे मारने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा तो ठीक है, तुम मुझे मार सकती हो। ये कहकर नीतेश ज्यों ही अपने गले से धागा उतारने लगता है कि तभी स्वीटी उसे रोकती है। स्वीटी कहती है, नहीं नीतेश, प्लीज मेरे लिए ऐसा मत करो। नीतेश कहता है, स्वीटी, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करने लगी हो। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। सच कहूं तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी बात अब नहीं मान सकता। ये कहकर नीतेश अपने गले से धागा तोड़कर फेंक देता है। नीतेश अब खुद ही रूबी की ओर बढ़ता है। रूबी की भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही है। तू आ ही गया मेरे पास। रूबी का रूप अब बहुत भयानक हो चुका है
और वो भी तेजी से नीतेश की ओर बढ़कर उसे गर्दन से पकड़ लेती है। नीतेश का दम भी अब घुटने लगता है। रूबी के बड़े बड़े नाखून नीतेश की गर्दन को लहूलुहान कर चुके हैं। स्वीटी बेबस सी खड़ी ये सब देख रही है। तभी स्वीटी को अपने पिताजी की कई बातें याद आती हैं कि बेटी, अगर तुम चाहो तो जरूर नीतेश की रक्षा कर पाओगी। स्वीटी अब अपने गले का धागा निकालकर रूबी के माथे पर लगा देती है, जिससे रूबी तड़प कर पीछे हो जाती है और नीतेश उसके नाखूनों की कैद से आजाद हो जाता है। लेकिन रूबी भी कहां हार मानने वाली थी। आज उसकी ताकत का सामना कोई नहीं कर सकता था। रूबी अपनी आंखों से ही तेज हवा चलाती है, जिससे स्वीटी के हाथ से वो धागा टूटकर दूर जाकर गिरता है। स्वीटी और नीतेश भी उस हवा में संभल नहीं पाते हैं। अब रूबी उस हवा को शांत कर देती है और फिर से नीतेश को अपने नाखूनों से पकड़ लेती है। नीतेश भी अब तड़पने लगता है। स्वीटी फिर से उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती है। दूसरी ओर नीतेश के पापा बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर आ रहे हैं और जल्द ही उस जंगल में पहुंच जाते हैं। नीतेश अब पूरी तरह से रूबी की गिरफ्त में है। रूबी जैसे ही अपने दांत नीतेश की गर्दन में गड़ाने लगती है कि तभी वहां आकर नीतेश के पापा गाड़ी रोकते हैं। वो चारों जब देखते हैं कि नीतेश की जान खतरे में है तो जल्दी से गाड़ी से उतरकर नीतेश की ओर भागते हैं। नीतेश के पापा जोर से चिल्लाते हैं, छोड़ दे दुष्ट आत्मा मेरे बेटे को। इस आवाज को सुनकर रूबी का ध्यान नीतेश के पापा राजेश सिंघानिया की तरफ चला जाता है। वो मुड़कर देखती है तो बस देखती रह जाती है। रूबी के मुंह से बस इतना ही निकल पाता है तो फिर वो दोबारा नीतेश की तरफ देखती है। दोनों हूबहू एक जैसे। रूबी अब समझ जाती है कि जिसकी उसे तलाश थी वो नीतेश नहीं, उसके पापा हैं। वो नीतेश को छोड़कर राजेश की तरफ मुड़ती है और कहती है, राजेशु, पहचाना अपनी रूबी को? राजेश उसकी तरफ हैरानी से देखता रह जाता है और रूबी जोर जोर से हंस रही है। बाकी सब भी उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि राजेश का रूबी से क्या रिश्ता है। रूबी राजेश को देखकर जोर जोर से हंस रही है। उसका चेहरा खुशी और गुस्से से बहुत भयानक हो गया है। कभी वो हंसने लगती है तो कभी जोर जोर से रोने लगती। इतना भयानक मंजर शायद ही किसी ने पहले कभी देखा हो। नीतेश और बाकी सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। रूबी नीतेश को छोड़ धीरे धीरे राजेश सिंघानिया की तरफ बढ़ने लगती है। जोर से बिजली चमक रही है। चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। रूबी फिर से राजेश को देखकर बहुत प्यार से कहती है, राजेशु, पहचाना अपनी रूबी को? राजेश ये सुनकर अंदर तक कांप जाता है। वो कांपती आवाज में रूबी से पूछता है, कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते राजेशु? अपनी रूबी को नहीं पहचाना तुमने? रूबी ये बोलकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगती है और रोते रोते और भी भयानक रूप ले लेती है। उसका ये भयानक रूप देखकर सब वहां डर जाते हैं। नीतेश हिम्मत करके अपने पापा राजेश से पूछता है कि पापा, रूबी आपको कैसे जानती है? प्लीज पापा, हमें सब बताओ। मुझे जानना है कि आखिर रूबी मुझे क्यों मारना चाहती थी। आपको वो राजेशु क्यों कहकर बुला रही है? लेकिन राजेश सिंघानिया के पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। वो डरा और सहमा हुआ सा एकटक होकर रूबी को देख रहा था। रूबी भी उसे लगातार देख रही थी कि जैसे सालों का इंतजार आज पूरा हो गया हो। अब रूबी आगे आती है और नीतेश को कहती है कि नीतेश, मैं तुम्हें ही राजेशु समझ रही थी क्योंकि तुम बिल्कुल इस राक्षस के जैसे दिखते हो। तभी नीतेश गुस्से में बोलता है, तूने मुझे मारना है तो मार सकती है। आज तक यही तो करती आई है तू, दुष्ट डायन। लेकिन मेरे पापा के खिलाफ कुछ मत बोल। मेरे दोस्त शिवम को खा गई। तेरी वजह से आज नीरू पागलों की जिंदगी जी रही है और अब तू मेरे पापा को राक्षस बोल रही है। राजेश खामोश सा नजरें झुकाए सारी बातें सुन रहा था। तभी उसकी बातें सुनकर रूबी चिल्लाती है, हूं मैं डायन, लेकिन मुझे ऐसा बनाया तो इस राजेशु ने ही ना। उसकी बातें सुनकर नीतेश और भड़क जाता है कि तभी स्वीटी आकर नीतेश का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नीतेश, अगर रूबी चाहती तो अभी तक हम सबको मार चुकी होती और उसकी शक्तियों के आगे हम कुछ नहीं कर पाते, ये तुम भी जानते हो। प्लीज उसकी बात तो सुन लो। नीतेश अब रूबी से कहता है, बोलो रूबी, तुम क्या कहना चाहती हो? आज अपने दिल के सारे दर्द हमें बताओ। रूबी अब शांत होकर बैठ जाती है और बताना शुरू करती है। वो अपने भूतकाल में खो जाती है।
रूबी बताती है कि मैं और राजेशु एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। एक दिन जब मेरे घर में इस बात का पता चला तो उन्होंने मेरा कॉलेज छुड़वा दिया। तब हम दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। मैं ना समझ इसके इश्क में पागल लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को पैरों से रौंद कर इसके साथ रात के अंधेरे में भाग गई। कुछ दिन इसने मुझे अपनी पत्नी बनाकर रखा और जब इसका दिल भर गया तो मुझे एक रात के लिए अपने 2 शराबी दोस्तों को बेच दिया। उस रात मेरा जिस्म ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा भी घायल हुई थी। इन भेड़ियों ने मुझे जो जख्म दिए वो कोई सोच भी नहीं सकता। सुबह मैं निढाल सी जमीन पे लेटी थी और अपने फटे कपड़ों को संभाल रही थी कि तभी 4 आदमी आए और मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। मुझे एक कोठे पर बेच दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि राजेशु ने मुझे पूरे 10 लाख में बेचा था। जिस इंसान के प्यार में अंधी होकर मैं सब कुछ छोड़ आई उसने ही मेरे साथ ऐसा किया। वहां मेरे साथ हर रोज कई बार बलात्कार किया जाता। अब मेरी जिंदगी नर्क बन गई। एक दिन मैं मौका मिलने पर वहां से भाग गई और एक ट्रक में छुप गई। जब ट्रक इस जंगल से गुजर रहा था तो कोठे से 4 आदमी आए और ट्रक रुकवाया। ट्रक वाले ने उनसे पैसे लिए और मुझे उनके हवाले कर दिया। वो जानता था कि मैं ट्रक में हूं। उसने पैसों के लालच में मुझे फिर से इन दरिंदों को सौंप दिया। उन्होंने मुझे यहीं इसी सड़क पे बहुत बुरी तरह मारा। उनका बेल्ट से इस तरह मुझे मारना मेरे कमजोर और भूखे शरीर से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी सांसें वहीं रुक गई। जब से मेरी आत्मा इसी जगह पर रहती है और मैं उस हर मर्द को मार देना चाहती हूँ जो किसी लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ऐसा हो। ये बताकर रूबी रोने लगी। नीतेश तो गुस्से से पागल ही हो गया। उसने अपने पापा से पूछा, बताओ पापा, आपने ऐसा क्यों किया? अब राजेश सिंघानिया नजरें झुकाए खड़ा था। अब उसकी बारी थी सच बताने की। वो बोला, रूबी ने जो कहा वो सच है बेटा। मैं और रूबी कॉलेज के समय से ही रिलेशन में थे। मैं उसे प्यार से रूबी और वो मुझे राजेशु कहती थी। उस समय हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं अमीर बनना चाहता था। मुझे बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने ही रूबी को 10 लाख में बेचकर बिजनेस शुरू किया और आज करोड़पति बना हूं। ये कहकर वो रूबी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, रूबी मुझे माफ कर दो। लेकिन रूबी उसे लपक कर गर्दन से उठा लेती है। राजेश का दम घुट रहा है। तभी उस मंदिर के पुजारी जो साथ आए थे कुछ भस्म रूबी पे छिड़कते हैं जिससे वो तड़प कर दूर जाकर गिरती है। अब वो पुजारी कहता है, चली जा रूबी। रूबी कहती है, चाहे तू आज कुछ भी कर ले, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। रूबी गुस्से में तड़प रही है और रो रही है। ये भस्म मेरे महाकाल की है ना, जो तूने मुझ पर फेंकी है। उन्हें भी पता है कि जिस राक्षस को तू बचा रहा है उसने कितना बड़ा पाप किया है। ये कहकर रूबी हिम्मत करके उठती है और चिल्लाती है, हे महाकाल, आप जानते हो इस दरिंदे ने मेरे साथ क्या किया है। अगर सच में आप हो, अगर सच में आपकी शक्ति है तो मेरी मदद कीजिए। देखते ही देखते एक जोर से बिजली चमकती है और रूबी पहले से ज्यादा खूंखार और शक्तिशाली हो जाती है। अब वो फिर से राजेश की ओर बढ़ रही है कि तभी बीच में राजेश की पत्नी नम्रता आ जाती है। वो रूबी के पैरों में गिर जाती है और कहती है, रूबी, मैं जानती हूं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन भगवान के लिए मेरे पति को माफ कर दो। रूबी रुक जाती है और नम्रता से पूछती है कि ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन उससे पहले सिर्फ मुझे इतना बताओ कि अगर मेरी जगह तुम्हारे साथ ये दरिंदा ऐसे करता, तुम्हें बेच देता तो क्या करती? ये बात सुनकर नम्रता खामोश हो जाती है। रूबी फिर कहती है, तुम खुद एक औरत होकर मेरा दर्द क्यों नहीं समझ पाई, जबकि ऊपर वाला भी मेरा दर्द समझ गया है। समझो नम्रता मेरे दर्द को। क्या गुजरी होगी मुझ पर जब मेरा प्यार ही मुझे बेच गया होगा। अब रूबी राजेश की ओर बढ़ रही है। राजेश घबराकर नीतेश को कहता है, नीतेश बेटा, मुझे बचा लो। नीतेश कहता है, सॉरी पापा, मैं इस पाप में आपका साथ नहीं दे सकता हूं। जो आपने रूबी के साथ किया, सोचिए अगर कोई आपकी बेटी होती और उसके साथ ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? स्वीटी नीतेश की बात सुनकर बहुत खुश होती है। आज रूबी अपना बदला लेने के लिए बढ़ी जा रही है। रूबी उसे गर्दन से पकड़ लेती है और ऊपर उठा लेती है, फिर उसे दूर फेंकती है। राजेश का सर पत्थर पे लगता है और वो कराहने लगता है। रूबी कहती है, राजेशु,
ये दर्द तो उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो तूने मुझे दिया था। अब वो फिर आगे आती है और उसे उठाकर बालों से पकड़ लेती है और कहती है, देख, ऐसे ही हर रात मुझे एक वहशी ऐसे ही पकड़ता था जहां तूने मुझे बेचा था। बाकी सब लोग ये सब देख रहे हैं। अब रूबी राजेश की गर्दन पर अपने दांत गड़ाकर उसका सारा खून पी जाती है और राजेश जैसे दरिंदे का वध कर देती है। अब रूबी भी शांत हो चुकी है। वो अब नीतेश को कहती है कि यही पेड़ के नीचे मेरी लाश दबी हुई है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरा अंतिम संस्कार करो ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। रूबी सभी से माफी मांगती है। अब सभी मिलकर रूबी का कंकाल निकालकर विधि विधान के साथ उसका संस्कार कर देते हैं। रूबी चली जा रही है स्वर्ग की ओर। आप सोच रहे होंगे कि नीतेश और स्वीटी की प्रेम कहानी का क्या हुआ। नीतेश ऐसा नहीं जो किसी लड़की का हाथ पकड़कर छोड़ दें। नीतेश वापस आकर स्वीटी से शादी कर लेता है। वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर इंसान ही धोखेबाज हो। लेकिन एक बात ये भी है कि हर लड़की को भी कोई कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचना चाहिए। रमन भी तमन्ना से शादी कर लेता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे ऐसी कहानियां आपको मिलती रही। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।